हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला भारत की अफवाह प्रणाली के इस पार्ट थर्ड चैप्टर में आज हम भारत के प्रमुख विकास तंत्रों प्रवाह तंत्रों का अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से भारत में जो विभिन्न प्रवाह प्रणालियां विकसित हुई है उसको मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जान पाए हैं अभी तक कि भारत के ड्रेनेज सिस्टम में भारत के रिलीफ फीचर्स उच्चावच का महत्वपूर्ण योगदान है। इस फिजिकल मैप में हम देख पा रहे हैं और हमने जैसा कि डिस्कस किया कि हिमालय क्षेत्र के ड्रेनेज पैटर्न, इसी प्रकार पेनिनसुलर एरिया यानी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ड्रेनेज पैटर्न और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, तीन प्रकार के सिस्टम भारत के प्रवाह तंत्र में विकसित हुए हैं। यहाँ पर इन प्रवाह तंत्रों में महत्वपूर्ण हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो कि धरातलीय उच्चावचों के स्वरूप विकसित हुआ है और हिमालय से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तीन नदियों के सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का यह रिवर सिस्टम, यह अपवाह तंत्र इस क्षेत्र में विकसित हुआ है। जैसा कि हम इस मानचित्र पर देख पा रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, परंतु उसी समय उत्तरी भारत की ये नदियां अभी युवावस्था में हैं और निर्माण के कार्य अधिकतम कर रही हैं। और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जिसमें सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब नदियां हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रवाह क्रम को आज हम अपने स्लाइड्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये इंडस ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के समझने का प्रयास करें कि हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी का प्रवाह क्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि जो 5 रिवर्स हैं, इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी एवं व्यास, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवाहित हो रही हैं। इस पूरे अगर हम समुचित रिलीफ मैप को यदि देखें तो स्पष्ट है कि ये महान हिमालय की श्रृंखलाएं, उसी के साथ लघु हिमालयन श्रृंखलाएं और शिवालिक की श्रृंखलाएं हैं। किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र में, जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि वहां के रिलीफ फीचर्स और उच्चावच का बहुत अधिक महत्व है। भारत के इस पर्वत श्रृंखलाओं के इस स्वरूप को हम यदि देखें तो पामीर के पठार से जुड़ी हुई हिंदू कुश और कुनलुन पर्वत श्रेणी के नीचे कराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां जो कि ग्रेट हिमालयस के भी उत्तरी भूभाग में स्थित है, जिन्हें की ट्रांस हिमालयन श्रेणी या तिब्बत हिमालय श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कराकोरम पर्वत श्रेणी जो कि उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, जहां पर माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी है। इसी प्रकार इस मानचित्र में नहीं है, परंतु लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां भी महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब पर्वत श्रृंखलाओं से भारत की महान नदी तंत्रों का विकास हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र में जब उच्चावचीय स्वरूपों में धरातल के विवर्तनिकी शक्तियों के कारण प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हुआ, उससे पूर्व ये सभी नदियां भारत के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होकर के संपूर्ण एक नदी के रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ करती थी, परंतु मध्यवर्ती भाग के पोटवार बेसिन के उच्च होने और इस मध्यवर्ती भारत के नीचे हो जाने के कारण, अवतलन होने के कारण ये दो विकास तंत्र बने हैं। सिंधु नदी का विकास तंत्र, सिंधु नदी जिसको कहा जाता है सिंधु नदी तंत्र, और एक बना है गंगा नदी तंत्र,
और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम इस टॉपिक पर सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी का अर्थ है सागर, यानी यह बाढ़ के समय समुद्र के समान विशाल हो जाती है। यह नदी मूलतः कैलाश और मानसरोवर झील, जो कि 5180 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इस महान नदी में विभिन्न प्रकार के हिमनद, अलिंग, कांगड़ी, तितिरचिमिर, गशेर ब्रह्म, मशेर ब्रह्म, केटू, नंगा पर्वत, इन सब शिखरों के हिमनदों का जल एकत्रित होकर के सिंधु नदी में प्रवाहित होता है। सिंधु नदी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कैलाश पर्वत और उसके बाद में जिसे लद्दाख की श्रेणियां कहा जाता है, इन लद्दाख की श्रेणियों को 2 बार पार करती है। एक बार छांगड़ा स्थान पर पार करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर के पुनः स्कार्डू में भी लद्दाख की श्रेणियों को काटती है। भारत में ये नदी हिमालय पर्वत को काटती है। महान हिमालय पर्वत श्रृंखला को काट करके नंगा पर्वत, जैसा कि हम ये देख रहे हैं इस सर्कुलर फॉर्म में आप देखेंगे, नंगा पर्वत पर घूम करके दक्षिण की ओर प्रवेश करती है और ऐसे में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और कराची के निकट यह अरब सागर में मिल जाती है। कुल सिंधु नदी की लंबाई 3880 किलोमीटर है, जिसमें 1134 किलोमीटर लंबाई ही भारत में है। अर्थात इसका जो विशाल जल ग्रहण क्षेत्र है, उस जल ग्रहण क्षेत्र में से 3,21,290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है। पाकिस्तान के साथ इस नदी पर जल समझौता किया जा चुका है, जिसमें भारत इस नदी के जल का 20% जल का उपयोग कर सकता है। सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ये सभी इसकी मैदानी भाग की सहायक नदियां हैं। वहीं पर चू, श्यांग, गिलगिट, ये सभी पर्वतीय क्षेत्रों की नदियां हैं। इस नदी के पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहर नगर इस नदी के किनारे पर स्थित हैं। शकूर, हैदराबाद, डेरा गाजी खान, ये सभी यहाँ पर विकसित है। इसी सिंधु नदी तंत्र में महत्वपूर्ण दूसरी नदी झेलम नदी महत्वपूर्ण है। यह झेलम नदी प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जानी जाती है और कश्मीर में वृहत हिमालय में कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में वेरीनाग से निकल करके शेषनाग झील से निकल करके वूलर झील में मिल जाती है। हिमालय और पीर पंजाल की मध्यवर्ती कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है। ये आप देखेंगे, पीर पंजाल लघु हिमालय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में विकसित हुआ है। विभिन्न अलग अलग उत्थानों के समय हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां जो विकसित हुई है। महान हिमालय, आप इस डायग्राम में इस मानचित्र में देख पा रहे हैं। दूसरा लेसर हिमालय, जिसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि झेलम नदी हिमालय, वृहत हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य से कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है और सकड़ी गॉर्ज बना करके यह नदी चिनाब में मिल जाती है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि जो सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी बहुत गहरी गॉर्ज और गहरी घाटियों का निर्माण करती है, क्योंकि यह नदी पूर्वगामी नदियां हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम पहले जान चुके हैं कि अनुगामी और पूर्वगामी नदियां एक विभिन्न प्रकार के प्रवाह तंत्र विकसित होते हैं, जहां पर हिमालय की ये पर्वत श्रेणियां जब उत्थित हुई, ऐसी स्थिति में इन पूर्वगामी नदियों ने, सतलुज और सिंधु नदियों ने अपने पूर्ववर्ती मार्ग को बनाए रखा। ऐसी स्थिति में इन्होंने बहुत अधिक गहरी घाटियां और गॉर्ज का निर्माण किया। तो झेलम नदी यहाँ पर
जब मध्यवर्ती कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है तो यह नदी भी सकड़ी गॉर्ज का निर्माण करती है और 400 किलोमीटर की लंबाई की यह नदी लगभग जिसका 28,490 वर्ग किलोमीटर जिसका अपवाह तंत्र है। श्रीनगर इसी झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यह नदी कश्मीर के आवागमन, यातायात और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीनगर में इसी नदी पर शिकारें और नावें चलाई जाती है। यहाँ पर सब्जियां, फूलों की खेती, इनके साथ साथ पर्यटन का भी विकास यहाँ पर हो पाया है। यहाँ पर नावों में फल, सब्जियां, फूलों की खेती सब की जाती है। झेलम, रावी और चिनाब, झेलम, रावी और चिनाब मुल्तान के निकट दक्षिण पूर्व में व्यास नदी से मिल जाती हैं। यहाँ पर व्यास नदी का हम प्रवाह देखें जो कि सतलज के साथ हमें दिखाई दे रहा है। हिमालय में हिमाचल प्रदेश वाले लेसर हिमालयस वाले भागों में व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास 4,330 मीटर की ऊंचाई पर व्यास कुंड से निकलती है। जैसा कि मैं भी बता चुकी हूँ, ये सभी नदियां विभिन्न दर्रों से प्रवाहित होते हुए पर्वत श्रृंखलाओं को काट करके प्रवाहित होकर के मैदानों में उतरती हैं। यहाँ पर कोटी एवं लारजी दर्रों को काटती हुई धौलाधर जो कि लेसर हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। धौलाधर श्रेणियां लघु हिमालय की हिमाचल प्रदेश की श्रेणियों को काट करके कुल्लू, मंडी एवं कांगड़ा जिलों में मैदानी क्षेत्रों में घाटियों में प्रवाहित होती हुई पठानकोट के पास में पंजाब में मैदानों में उतरती है और यहाँ पर ही हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। जैसा कि मेरा मार्कर से मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ, 25,900 वर्ग किलोमीटर का इस नदी का अपवाह क्षेत्र है। मंडी नगर इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है और पोंग और हरिके बैराज जैसे बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। सिंधु नदी तंत्र के महत्वपूर्ण सतलज नदी तंत्र, जैसा कि हम व्यास नदी के सहारे देख पा रहे हैं, यह एक पूर्वगामी विशालकाय नदी है जिसका अपवाह यदि आप मार्कर से देखें तो कैलाश उद्गम मानसरोवर झील के निकट 5,000 मीटर की ऊंचाई स्थित राक्षस ताल से है, जिसे शतद्रु नदी भी कहते हैं। कैलाश श्रेणी के दक्षिण में कैलाश श्रेणी और उसके दक्षिण में मानसरोवर झील से यह उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। हिमालय की यह पूर्वगामी नदी जिसने हिमालय को गहराई से काट करके विवर्तनिकी घटनाओं में जब इस महान हिमालय श्रेणी और लघु हिमालय श्रेणी और शिवालिक हिमालय श्रेणियों का निरंतर उत्थान हो रहा था, उस समय भी इस नदी ने अपनी घाटी को काट करके गहरा किया और पूर्ववर्ती मार्ग को बनाए रखा। इसलिए इन्हें पूर्वगामी नदियों के रूप में जाना जाता है। और ऐसी स्थिति में यह बहुत गहरे गॉर्ज का 6,000 से भी मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, अर्थात यह नदी बहुत अधिक एक पतली धारा के रूप में दिखाई देती है और दोनों तरफ 6,000 मीटर की ऊंची की पर्वतीय दीवारें हमें दिखाई देती हैं। हिमाचल प्रदेश और कुल्लू घाटी में यह नदी गहरी कंदराएं बनाती है और हिमाचल प्रदेश में ही स्पीति नदी में इसका संगम होता है। पंजाब में प्रवाहित होते समय भाखड़ा नांगल बांध भी इसी नदी पर बनाया गया है। शिवालिक श्रेणियों को हिमालय का सर्वाधिक आंतरिक भाग जो कि ऊंचाई में सबसे कम है, जिन्हें उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी या आउटर हिमालय या फुट हिल जोन भी कहा जाता है। इन शिवालिक श्रेणियों को
रोपड़ के निकट पार करके भाखड़ा नांगल बांध भी यहीं पर सतलुज नदी पर बनाया गया है। जालंधर दोआब और सरहिंद पठार को ये अलग करती है और यहीं से पश्चिम में बह करके हरिके बैराज नामक स्थान पर यह नदी व्यास नदी से मिल जाती है। 11वीं शताब्दी में यह सतलज नदी सिंधु नदी से न मिलकर के बीकानेर में राजस्थान में प्रविष्ट होकर के सरस्वती के प्रवाह क्रम का निर्माण करती थी। वर्तमान में यह 1440 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी का, ये आप इंटरनेशनल राजस्थान की सीमा देख रहे हैं, इसमें 1050 किलोमीटर का प्रवाह तंत्र भारत में है और इसका अपवाह क्षेत्र 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। लुधियाना और फिरोजपुर इस नदी के किनारे पर बसे हैं। सिंधु तंत्र की महत्वपूर्ण सबसे छोटी नदी पंजाब की जो पांचों नदी है उसमें महत्वपूर्ण है रावी नदी। यह रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और लेसर हिमालय से प्रवाहित होती हुई यह भारत में प्रवेश करती है। धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश के लेसर हिमालय का नाम है, यानी जिसको कहा जाता है लघु हिमालय, वहां की धौलाधर श्रेणी में यह गहरा गॉर्ज का तात्पर्य है वी आकार से भी गहरी घाटियां, जब नदियां अपनी नदी की घाटियों में लंबवत कटाव करती हैं और अपनी घाटी को अत्यधिक गहरा बना देती हैं, उस घाटी को गॉर्ज के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र 25,957 वर्ग किलोमीटर है। चंबा नगर इसी नदी के किनारे पर स्थित है और थीन बांध इसी रावी नदी पर बनाया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बाद में रावी नदी का प्रवाह क्रम और यह झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज सभी नदियां मिलकर के इंडस रिवर के साथ मिलती हुई अरब सागर में समा जाती हैं। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों और इन हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में इन नदी तंत्र का विकास हुआ है। सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में महत्वपूर्ण चिनाब नदी, जो कि हिमालय की चंद्रभागा भी कहलाती है, क्योंकि चंद्र और भागा जो कि 12 लाचला दर्रा जो भी आप देख पा रहे हैं, 12 लाचला दर्रे के दोनों ओर स्थित लाहुल घाटी के चंद्र और भागा, इन दोनों धाराओं के मिलने से टांडी स्थान पर ये मिलती है और ये चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, या चिनाब नदी के अंतर्गत दोनों ही नदियां जुड़ जाती है। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियां, मैंने आपको अभी बताया था कि लेसर हिमालय की हिमाचल की श्रेणियों को धौलाधर श्रेणी, इसी प्रकार कश्मीर की श्रेणियों को पीर पंजाल श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालयन रेंजेस और पीर पंजाल की श्रेणियों के मध्य हिमाचल के चंबा जिले में उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और किश्तवाड़ पर एक बड़ा मोड़ बनाते हुए यह चिनाब नदी विकट बोर्ड से पीर पंजाल श्रेणियों को पार करती हुई पाकिस्तान में प्रविष्ट हो जाती है। मेरा आप कर्सर देख पा रहे होंगे कि यह चिनाब नदी मैदानी भाग में आकर के इसकी घाटी चौड़ी हो जाती है। भारत में इसका अपवाह तंत्र 1180 किलोमीटर है। वह अपवाह क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। रावी, चंद्र और भागा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं और सलाल और दुलहस्ती बांध इसी नदी पर बनाए गए हैं। वर्तमान में प्रवाह क्षेत्र धरातल पर दिखाई देने के अलावा इसी तंत्र में हम सरस्वती नदी के प्रवाह तंत्र को भी सम्मिलित कर सकते हैं। यह सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के
सिरमौर जिले की शिवालिक पहाड़ियों से, ये शिवालिक पहाड़ियां आप देख पा रहे हैं, इन शिवालिक पहाड़ियों के से उत्पन्न हुआ है, जो कि मरुभूमि में आकर के विलुप्त हो गई। हम सभी जानते हैं कि घग्गर नदी का उद्गम भी इसी प्रदेश में होता है। विवर्तन की घटनाओं के कारण जो प्रवाह क्रम का परिवर्तन हुआ, उसमें यमुना नदी का प्रवाह क्रम भी विपरीत होकर के गंगा में जाकर के मिल जाता है। इसी प्रकार सतलुज और उसकी कुछ सहायक नदियों के जल प्रवाह सिंधु नदी में जाकर के मिल गया। घग्गर नदी का उद्गम उसके साथ साथ ही पटियाला में रसूला स्थान पर सरस्वती नदी से ये मिल जाती हैं, और शुष्क घाटी के रूप में राजस्थान में बीकानेर में हनुमानगढ़ के पास ये सरस्वती नदी विलुप्त प्राय हो जाती है। ऐसा अनुमान है कि प्राचीन काल में यह विशाल नदी रही होगी और इसकी घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने उत्तरी भारत के सिंधु नदी के क्रम को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।